और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? कहे थे जब भी कोई अच्छी चीज़ पढ़ाएंगे तो ज़रूर आप लोग को वीडियो के माध्यम से समझाएंगे। तो आज हमने एक बहुत अच्छी चीज़ पढ़ाया, भारत का भौतिक स्वरूप। और भौतिक स्वरूप में स्पेशली पठार मैंने पढ़ाया। केवल पठार ही नहीं, पठार के साथ साथ भारत के नक्शे में जैसे जैसे भौतिक स्वरूप है, चाहे वो हिमालय पर्वत हुआ, चाहे वो नदियाँ हुआ, चाहे वो पठार, स्पेशली पठार के साथ साथ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट भी तुम लोग को पढ़ाए हैं। अभी इसके पहले हम नदियों का एक वीडियो आप लोग को दिए थे जिसमें टोटल डीपली करके पढ़ाए थे। उसके पहले हिमालय पर्वत टोटल डीपली करके पढ़ाए थे। ये एक कॉन्सेप्ट चल रहा है और ये हमको लगता है 2 और 4 वीडियो में आपका पूरा भारत का भूगोल हम कंप्लीट कर देंगे। और ये समझिए कि एज ए यूपी पीसीएस लेवल तक के सारे आपके डाटा आपके तैयार हैं, बस उसको मन से तैयारी करिए। तो चलिए एक लाइन सुना दे, थोड़ा चार्ज हो जाइए, फिर इसको समझाते हैं। कभी हौसला टूटे, कभी हौसला टूटे तो खुद को यह बात याद दिलाना, मैं हालातों का मारा नहीं, मैं हालातों का मारा नहीं, आसमान का चमकता सितारा नहीं, मेरा सिर्फ वक्त बुरा है क्योंकि मेरा सिर्फ वक्त बुरा है, मैं फिर उठ जाऊंगा क्योंकि मैं अभी हारा नहीं। ठीक है, तो चलिए तैयार करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं भारत के भौतिक स्वरूप में। तो भौतिक स्वरूप में जो आज हम पठार पढ़ाए थे, आप लोग को याद होगा अभी जब इसके पहले वाले वीडियो में, नदी से पहले वाले वीडियो में जब मैं हिमालय पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि 2135 मीटर से ऊपर उच्च पर्वत होते, मध्य पर्वत होते हैं, और लगभग 6000 मीटर से ऊपर जितने भी पर्वत होते हैं वो उच्च पर्वत होते हैं। तो जैसे आपको बताए होंगे हम, हिमालय पर्वत ये हमारे यहाँ से लेके सब हमारा हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत में जैसे K2 गार्डविन ऑस्टिन, नंगा पर्वत, नंदा देवी और ये कंचनजंगा और फिर नामचा बरवा, ये हमारे में है। नेपाल वाले क्षेत्र में अन्नपूर्णा, लोहासे, माउंट एवरेस्ट और मेघालय, ये सब जो पर्वत है इन सब की ऊंचाई 7000 मीटर से ऊपर है, लगभग 8000 मीटर से ऊपर है। तो ये सब उच्च पर्वत है। लेकिन जब हम 2135 मीटर से नीचे आते हैं, 2135 मीटर से नीचे और 305 मीटर से ऊपर आते हैं तो इन बीच वाले क्षेत्र को हम पठार बोलते हैं। ठीक है, अगर अपने एक लाइन में समझना चाहते हो तो पृथ्वी का वो उठा हुआ भाग जो प्रतीत होता है उसे ही तो पठार कहते हैं। पठार कई तरह से होते हैं। अगर पर्वत का अवशिष्ट रूप भी पठार में बन जाता है, जब पर्वत नष्ट हो जाते हैं, जिनकी ऊंचाई 2135 मीटर से नीचे हो जाती है तो भी पठार हो जाते हैं। या धरातल का कोई भाग भू अवशिष्ट पदार्थ जब ऊपर आ जाता है तो भी पठार का रूप ले लेती है। कभी कभी ज्वालामुखों के लावा फैलने से भी पठार का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो आज हम वो चीज़ें बताएंगे जिसकी ऊंचाई 2135 मीटर से नीचे और 305 मीटर से ऊपर हो, क्योंकि 305 मीटर से नीचे जो होता है वो फिर मैदान आ जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं सबसे पहले भारत के नक्शे में। तो भारत के नक्शे में अभी आपको मैंने बता दिया, ये आपका माउंटेन यानी आपका हिमालय पर्वत की श्रृंखला है। ये आपको कुछ नदियाँ बताए थे, सिंधु नदी, जैसे सिंधु है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज इधर बताए थे। इधर गंगा यमुना की सब सहायक नदियाँ बताए थे। इधर 3 नदी तंत्र जो बड़े थे, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और इधर तुम्हारा महानदी ब्राह्मणी, और ये तुम्हारा महानदी है ब्राह्मणी है, ये दामोदर। ठीक है, इसमें तुम लोग को 2 नदियाँ और, जैसे ये आपकी होगी नर्मदा, ये हो गई ताप्ती। ये अभी जस्ट इसके पिछले वाले वीडियो में पढ़ा है, बहुत डिटेल पढ़ा है, तुम लोग देख सकते हो। चलो और बात करते हैं पठार में। तो सबसे पहले पठार में बात करते हैं अरावली पर्वत। अरावली लिखा है पर्वत लेकिन वर्तमान में पठार है क्योंकि इसकी ऊंचाई 2135 मीटर से नीचे है। तो बात करते हैं अरावली पर्वत। देखिए आपके राजस्थान में अरावली पर्वत एक नंगी चट्टान है, और ये नंगी चट्टान है, और जब इस पर धूप, ताप, दाब, रासायनिक क्रिया के कारण ये विखंडित होने लगी। अब विखंडित होकर किसका, बालू का ढेर बना ली, जो एक मरुस्थल के रूप में हो जाता है। तो इसके जो कुछ हिस्से हैं जो ऊंचे हैं वो अरावली पर्वत। अरावली पर्वत पड़ता है राजस्थान में। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, ये इतनी पुरानी श्रृंखला है, ये हरियाणा से लेकर, अरे पालनी की पहाड़ी उड़ी, हरियाणा से लेकर और ये पूरा तुम्हारा अफ्रीका महाद्वीप, मेडागास्कर तक ये फैली हुई थी। आज नष्ट हो चुकी है, थोड़ी सी बची है, अवशिष्ट है, इसीलिए अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अरावली पर्वत राजस्थान में विश्व की सबसे पुरानी पर्वत है, एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, माउंटेन एवरेस्ट पर स्थित, माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर, माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर। और माउंट आबू पर अभी इसके पहले एक झील बच्चों को पढ़ाए थे, वहां पर एक झील है जिसका नाम है नक्की झील, जो कटोरे नुमा था। ठीक, तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 17-22 मीटर। बहुत अच्छी चीज। अरावली पर्वत के पश्चिम ओर, देखो नक्शे में अगर देखोगे तो ये बताता है आपका पश्चिम हिस्सा और ये आपका पूर्व हिस्सा आता है। तो पश्चिम ओर 2 नदियां निकलती हैं, कौन कौन, माही और लूनी। माही जो होता है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, लूनी कच्चे के रण में समाप्त हो जाती है, और इसके पूर्व से कौन सी नदी निकलती है, बनास नदी निकलती है। और बनास नदी के बारे में तुम लोग को मालूम होगा, बनास नदी जो चंबल की सहायक नदी है। ठीक, तो ये हो गया आपका अरावली पर्वत। अगला स्टेप
मालवा का पठार। तो कोई पूछेगा अरवली पर्वत कहाँ पे है, तो अरवली पर्वत राजस्थान में है। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 17-22 मीटर है। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। इसके पश्चिम से माही और लूनी नदी बहती है और पूर्व से बनास नदी निकलती है। बात करेंगे मालवा का पठार। मालवा का पठार देखो कहाँ पर है, यहाँ पर, ये मालवा का पठार। नक्शे के हिसाब से तुम लोग देख सकते हो, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश का बॉर्डर है। ठीक है, ये ज्वालामुखी चट्टानों से निर्मित है। राजस्थान मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है मालवा का पठार। और ये इस मालवा के पठार से चंबल और बेतवा 2 नदियाँ गुजरती हैं। अब बात करते हैं बिंदे का पठार। बिंदे का पठार देखिए यहाँ पर है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड तक फैला हुआ है। तुम अभी खनिज में पढ़ाया था उत्तर प्रदेश स्पेशल में, तो मैंने बताया था सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, ये जो क्षेत्र है ये सब किस में आता है, ये सब बिंद के पठार में आते हैं। तो ये सब तटवर्ती इलाके, उत्तर प्रदेश के नीचे वाले इलाके जहाँ पर खनिज संपन्न है, तो सब बिंद के पठार होते हैं। तो बिंद का पठार कहाँ फैला है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड में फैला हुआ है। एक तरह से कह सकते हो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करता है, या कह सकते हो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग कौन करता है, तो बिंद का पठार उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। देखो अलग भी कर रहा है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। ये परतदार चट्टान का उदाहरण है। चट्टान भी पढ़ाएं आप लोग को। परतदार चट्टान औषधि चट्टान का उदाहरण है, और परतदार है तो इसमें जीवाश्म पाया जाता है, जीवाश्म होगा तो खनिज भी पाया जाता है। ठीक है, तो बिंद का पठार मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करता है, और परतदार चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। अगला हम बात करेंगे दक्कन का पठार। देखिए यहाँ पे दक्कन का पठार है। ये दक्कन का पठार आपका कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दक्कन के पठार के पूर्वी भाग को हम विदर्भ बोलते हैं। दक्कन के पठार के पूर्वी भाग को क्या बोलते हैं, विदर्भ बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना, ये जो दक्कन का पठार है ये ज्वालामुखी बेसाल चट्टानों से बना है। किससे बना है, ज्वालामुखी बेसाल चट्टानों से बना है, और ये काली मिट्टी का क्षेत्र है। ठीक है, ज्वालामुखी बेसाल चट्टानों से बना है और काली मिट्टी का क्षेत्र है। एक बार और देखिए, दक्कन का पठार महाराष्ट्र में है। इसके पूर्वी भाग को विदर्भ बोलते हैं। विदर्भ मतलब कर्नाटक, पूर्वी भाग को विदर्भ बोलते हैं। ज्वालामुखी बेसाल चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है, और यही काली मिट्टी का क्षेत्र है। अभी कल काली मिट्टी पढ़ाए थे तो आपको बताए थे काली कपास की मिट्टी, यानी काली मिट्टी किसके लिए फेमस हो, कपास के लिए। कपास की खेती कहाँ होती है, महाराष्ट्र में होती है। इसको हम लोग रिंगूर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो काली मिट्टी का ये क्षेत्र है दक्कन का पठार। ठीक है, यहाँ पर अब अगला पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो आपका ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र आपका बेटा झारखंड है। सबसे इंपॉर्टेंट यूपी पुलिस में हुआ तुम्हारा, या यूपीएससी में हुआ, समीक्षा अधिकारी में बार बार पूछा गया है कि भारत का रूर किसको कहते हैं। तो देखिए ये छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर का पठार जो है इसको हम लोग रांची का पठार बोलते हैं। छोटा नागपुर, रांची एक शहर है, रांची एक शहर था, उसको हम लोग छोटा नागपुर के नाम से भी उपनाम है। जैसे काशी की बहन गाजीपुर होता है ना, उसी तरह नागपुर को हम लोग रांची को हम लोग छोटा नागपुर बोलते हैं। तो रांची का पठार या छोटा नागपुर का पठार, और रांची का पठार मतलब कौन सा जगह हो गया, झारखंड हो गया। ठीक है, ये खनिज संपन्न पठार है। ये इतना खनिज इसमें भरा हुआ है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, भारत का रूर बोलते हैं। बार बार पूछा गया भारत का रूर, तो बोलिए छोटा नागपुर पठार या रांची का पठार जो झारखंड में स्थित है। ठीक है, ये संप्रदाय मैदान का उदाहरण है। मैदान भी अलग से पढ़ा जाता है। संप्रदाय मैदान जहां पर नदियां का पानी निकास का व्यवस्था ना हो और वो दलदल इलाका हो जाए, तो उसको संप्रदाय मैदान बोलते हैं। 2 नदियों के बीच का भूमि, उसको भी बोल सकते हैं। संप्रदाय मैदान हमेशा गीला होता है, इसीलिए कहा जाता है कि झारखंड में सबसे अधिक कोयला है जमीन के अंदर। भंडारण में झारखंड सबसे ज्यादा है, लेकिन सबसे अधिक छत्तीसगढ़ से कोयला निकाला जाता है। क्यों, क्योंकि यहां पर निकालना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो छोटा नागपुर का पठार जिसको रांची का पठार बोलते हैं, इसे भारत का रूर कहते हैं। खनिज संपन्न पठार है, संप्रदाय मैदान का उदाहरण है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, पारसनाथ की पहाड़ी, जो कहां पे है, झारखंड में है। अगला हम बात करेंगे यहाँ पर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, ये है मैकाल का पठार। मैकाल के पठार में अभी नक्शे में तुम लोग बताए थे, नदी में पढ़ोगे तो समझ में आएगा। मैकाल के पठार के उत्तर से एक नदी जाती है, और जो भारत की एकमात्र नदी उत्तर की ओर बहती है, सोन नदी। मैकाल के पठार के पश्चिम में एक नदी निकलती है जिसका नाम है नर्मदा, और मैकाल के दक्षिण से एक नदी निकलती है जिसका नाम है महानदी। तो मैकाल की पठार जो है वो छत्तीसगढ़ में है, और मैकाल की पठार की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। अमरकंटक एक ऐसा पर्वत है जिसके उत्तर से सोन नदी, दक्षिण से महानदी और पश्चिम से नर्मदा निकलती है। ठीक है, तो मैकाल का पठार एक ब्लॉक पर्वत है और छत्तीसगढ़ में है। अगला हम बात करेंगे यहाँ पे सतपुड़ा की पहाड़ी। सतपुड़ा की पहाड़ी कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। एक अच्छा क्वेश्चन देखिए,
नक्शे में तो समझिएगा, ये आपका जो है मैकाल का पठार है। मैकाल के पठार के पश्चिम से जो नदी निकलती है उसको हम बोलते हैं बेटा नर्मदा, ठीक है। और नीचे उसकी कौन सी पहाड़ी? सतपुड़ा की पहाड़ी। और सतपुड़ा के पूर्व से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ताप्ती। क्या निकलती? ताप्ती। ताप्ती कैसी नदी है? जो पूर्व से निकलती है लेकिन जाती किधर है? पश्चिम की तरफ जाती है। इस प्रकार नर्मदा और ताप्ती दोनों को कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है? तो सतपुड़ा की पहाड़ी अलग करती है। तो सतपुड़ा की पहाड़ी मध्य प्रदेश में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़ी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। हाँ, एक और चीज, अमरकंटक सबसे ऊंची चोटी मैकाल पर्वत की थी, इसकी सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, जिसकी ऊंचाई है 1036 मीटर। तो सतपुड़ा की पहाड़ी ज्वालामुखी चट्टान से बना हुआ है। धूपगढ़ी इसकी सबसे चोटी है 1350 मीटर और इसके पूर्व से ताप्ती नदी निकलती है और बाद में पश्चिम होते हुए घूम जाती है, ठीक है। अगला की बात करेंगे धारवाड़ का पठार। ये है आपका धारवाड़ का पठार। धारवाड़ का पठार आपका कर्नाटक में है और धारवाड़ पठार की सबसे चोटी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। ब्रह्मगिरी के पहाड़ी के बगल में बाबूदन की पहाड़ी है। बाबूदन की पहाड़ी के बगल में पुष्पगिरी पहाड़ी है जहाँ से कावेरी नदी निकलती है और ये पर्वतीय चट्टान का उदाहरण है। तो मोटा मोटी एक नॉर्मल पठारों का एक सिस्टम है जिसको आप पढ़िए और इससे क्वेश्चन आपके 100% बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। अब अगर इसको एक बार में अगर समझना है तो फटाफट ऐसे समझिए, अरौली पर्वत कहाँ पे है? राजस्थान में। मालवा का पठार कहाँ पे है? राजस्थान मध्य प्रदेश में। विंध्य का पठार कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और झारखंड में है। दक्कन का पठार कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। अगर आपसे कोई पूछे छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे है? झारखंड में है। मैकाल का पठार कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। सतपुड़ा की पहाड़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और धारवाड़ का पठार कहाँ पे? कर्नाटक में। इंपॉर्टेंट चीज, दूसरी चीजें, अरौली पर्वत विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला। इसकी सबसे चोटी गुरु शिखर, माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर, जिसको चाहिए 17-22 मीटर। इसके पश्चिम से माही और लूनी, पूर्व से बनास नदी। बात करेंगे मालवा का पठार, चंबल और बेतवा गुजरती है। ज्वालामुखी चट्टानों का रूप है। ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। यह ज्वालामुखी चट्टानों से निर्मित हुआ है। कौन? मालवा का पठार। बात करेंगे विंध्य का पठार, यह परतदार चट्टानों से निर्माण हुआ है और ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। दक्कन का पठार महाराष्ट्र में है। इसके पूर्वी भाग को बिदर बोलते हैं। ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है और इस मैदान को क्या बोलते हैं? इस मैदान को काली मिट्टी का क्षेत्र बोलते हैं। अगला हम बात करते हैं छोटा नागपुर का पठार। तो ये खनिज संपन्न पठार है, इसलिए इसको भारत का रूर बोलते हैं। संप्रदाय मैदान का उदाहरण है। इसकी सबसे छोटी पारसनाथ की पहाड़ी, जो कहां पे है? झारखंड में है। मैकाल का पठार छत्तीसगढ़ में है। एक ब्लैक पर्वत है। उत्तर से सोन नदी, दक्षिण से महानदी, पश्चिम से नर्मदा निकलती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक, जिसकी ऊंचाई 1036 मीटर। सतपुड़ा की पहाड़ी मध्य प्रदेश, सबसे चोटी धूपगढ़ी 1350 मीटर। इसके पूर्व से ताप्ती नदी जो पश्चिम होते हुए निकलती है, ठीक है। और ये ज्वालामुखी चट्टानों का उदाहरण है। धारवाड़ का पठार कर्नाटक में, इसकी सबसे छोटी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, यह पर्वतीय चट्टानों का उदाहरण है। तो ये लगभग नक्शे के हिसाब से आपका हो गया। अब कुछ और चीजें जो अच्छी चीजें हैं, अभी मैं पश्चिमी घाट पूर्वी घाट पढ़ाता हूं, थोड़ा सा एक चीज देख लीजिएगा। यहाँ पर जो हम बता रहे हैं, आप लोग थोड़ा इसको देखिए। नीचे वाले हिस्से में ये पश्चिमी घाट पूर्वी घाट अभी समझा रहे हैं। यहाँ पे देखो नीलगिरी श्रेणी है। नीलगिरी श्रेणी, ये नीलगिरी श्रेणी जो है ये आपका थोड़ा सा केरल में और अधिकतर तमिलनाडु में पूरा फैला हुआ है। तो नीलगिरी जो पर्वत श्रेणी है ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलान बिंदु। पश्चिमी घाट आपका यहाँ से ये पश्चिमी घाट हो गया, इधर से पूर्वी घाट, तो पश्चिमी घाट पूर्वी घाट का मिलान बिंदु है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। और ध्यान रखना, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, पहली नहीं, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, जो नीलगिरी पे स्थित है। हाँ, नीलगिरी पे क्वेश्चन आ चुका है। नीलगिरी कैसा पर्वत है? एक ब्लैक पर्वत है और ये चारकोनाइट पठार से मिलकर बना हुआ है। और इसी पर एक पर्यटक स्थल है जिसका नाम है उटंकमंड, और उटंकमंड जो पर्वत स्थल जिसको आप लोग ऊटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिए। नीलगिरी पहाड़ी के जस्ट नीचे एक पर्वत श्रृंखला ये पूरी बनी हुई है। इस पूरी पर्वत श्रृंखला को हम लोग बोलते हैं अनाईमुंडी पर्वत श्रृंखला। ध्यान दीजिए कैसे। ये आपका जो हिस्सा दिख रहा है ये अनाईमुंडी पर्वत श्रृंखला है। अनाईमुंडी पर्वत श्रृंखला के जस्ट उत्तर में जो पर्वत है उसको हम लोग बोलते हैं अन्नामलाई की पहाड़ी, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, अनाईमुंडी पर्वत श्रृंखला के उत्तर में क्या है? अन्नामलाई की पहाड़ी, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है अनुमैदी, जिसकी ऊंचाई है 2696। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अनुमैदी, जो 2696। तो दक्षिण भारत आपका ये नीचे दक्षिण भारत आ गया। तो दक्षिण भारत में अनाईमुंडी पर्वत श्रृंखला के उत्तर में जो अन्नामलाई की पहाड़ी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी अनुमैदी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है 2696। दूसरी सबसे ऊंची चोटी नीलगिरी की है दोदा बेटा 2637, ठीक है। अब देखिएगा, अनाईमुंडी पर्वत श्रृंखला के उत्तर में अन्नामलाई की पहाड़ी है और इसके उत्तर पूर्व में पालनी की पहाड़ी है। बड़ा फेमस है पालनी की पहाड़ी, पर्यटक स्थल भी है और बहुत अच्छे यहाँ पर प्राकृतिक वर्णन भी यहाँ पर है, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए इसके दक्षिण में, किसके दक्षिण में?
अनुमंडी पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में ये जो पर्वत है इसको बोलते हैं इलायची की पहाड़ी, जो तमिलनाडु में है। और इसके जस्ट नीचे एक और पहाड़ी जिसको बोलते हैं नागरकोयल की पहाड़ी, और नागरकोयल की पहाड़ी के पास एक पहाड़ी है जिसका नाम है महेंद्रगिरी की पहाड़ी, जिसको बोलते हैं भारत का सबसे दक्षिणतम पहाड़ी, लेकिन कई जगह इसको नागरकोयल की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। और ये सारा क्षेत्र किस में आता है? तमिलनाडु में आता है। ठीक है, इसके अलावा एक और अच्छी चीज़ जो छोटा सा पढ़ा है वो देखिए, यहाँ पर हम नक्शा में समझा दिए हैं। देखिए यहीं पर आपका कावेरी नदी बहती है और सबसे नीचे एक नदी बहती है जिसका नाम है बेटा पेन्नार, सबसे दक्षिण में हमारी नदी बहती है। तो पेन्नार और कावेरी के बीच में एक पर्वत श्रृंखला है, और ये जो पर्वत श्रृंखला है इसका नाम है मेलागिरी की श्रेणी, और मेलागिरी की श्रेणी चंदन के वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए आइए पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आप लोग को पढ़ाते हैं। हाँ, तो देखिए बच्चों, अब हम पढ़ाएंगे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। उधर आप लोगों ने अभी पठार पूरा पढ़ लिया और सारे कुछ पढ़ लिया, अभी इधर पश्चिमी घाट पूर्वी घाट। देखो ये नक्शे में हम ये गुजरात से बना रहे हैं, गुजरात से लेकर, गुजरात आपका ये महाराष्ट्र, ये आपका कर्नाटक, ये केरला, इधर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और ये पश्चिम बंगाल। 9 राज्य हमारे समुद्र से जुड़े हुए हैं। कौन कौन? गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, केरल 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, उड़ीसा 8, पश्चिम बंगाल 9। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट किसे कहते हैं। तो देखिए गुजरात में एक गिरी की पहाड़ी है, गिरी की पहाड़ी फेमस है एशियाई शेर के लिए, तो गिरी की पहाड़ी है, यहाँ तक गिरी की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे ताप्ती का मुहाना है, यहाँ पर ताप्ती का मुहाना है, ताप्ती नदी अभी हमने बताया है जो सतपुड़ा पहाड़ी के पुरुष निकलती है, ताप्ती का मुहाना है, ये ताप्ती का मुहाना है। ठीक, ताप्ती के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक फैला क्या है? पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट को हम लोग सह्याद्री की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। पश्चिमी घाट को हम किस नाम से जानते हैं? सह्याद्री की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, गुजरात के गिरी की पहाड़ी बोलिए या ताप्ती के मुहाने से बोलिए, ताप्ती के मुहाने से लेकर और कन्याकुमारी तक फैला क्या है? पश्चिमी घाट है। और इस पश्चिमी घाट को हम लोग सह्याद्री की पहाड़ी बोलते हैं। पश्चिमी घाट किधर कौन है? अरब सागर, आप जानते हैं, तो पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री की पहाड़ी बोलते हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पृथ्वी पर, अब जगह नहीं तो मैं नक्शा बनाता, पृथ्वी पर बीचों बीच से विषुवत रेखा गुजरती है। विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर में आओगे तो कर्क रेखा है जो भारत को बीचों बीच से गुजरती है। तो आप 23.5 डिग्री ऊपर क्यों आते हैं? आप मात्र 16 डिग्री ऊपर आइए तो गोवा से गुजरेगी। तो विषुवत रेखा से 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो बीचों बीच गोवा से गुजरती है, और गोवा से गुजरने के कारण यह जो पश्चिमी घाट है इसको 2 भागों में बांट देती है। और पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री की पहाड़ी बोलते हैं। तो ऊपर वाले को बोलेंगे उत्तरी सह्याद्री, नीचे वाले को बोलेंगे दक्षिणी सह्याद्री। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर कर दिया, मान लीजिए पश्चिमी घाट हो गया, पश्चिमी घाट को 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गोवा से गुजरी, तो ऊपर वाले को उत्तरी सह्याद्री, दक्षिण वाले को दक्षिणी सह्याद्री, और टोटल पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री की पहाड़ी बोलते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, गुजरात के गिरी पहाड़ी से लेकर और कहाँ तक? गोवा तक के तट को हम लोग बोलते हैं केनरा, कोकर तट। क्या बोलते हैं? कोकर तट बोलते हैं। गोवा से लेकर जहाँ पे कर्नाटक समाप्त हो रहा है उसको हम बोलते हैं केनरा तट। क्या बोलते हैं? केनरा तट। और ध्यान रखिएगा, जहाँ पे कर्नाटक खत्म हो रहा है और जहाँ कन्याकुमारी है यहाँ तक के तट को हम मालाबार तट बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हम आगे चल के जब बंदरगाह पढ़ाएंगे तो बार बार पूछा जाता है। तो फिर से ध्यान दीजिएगा, कोकर रेलवे नहीं सुनो, 760 किमी लंबाई है शायद इसकी, जो गुजरात से लेकर महाराष्ट्र होते हुए गोवा तक जाती है। तो देखिएगा, कोकर तट गुजरात के गिरी पर्वत से ऐसे होते हुए ये पूरा ताप्ती नदी का मुहाने पूरा होते हुए यहाँ तक जहाँ पे महाराष्ट्र खत्म हो रहा है, गोवा स्टार्ट हो रहा है, इस बीच को हम क्या बोलते हैं? कोकर तट। गोवा जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से लेकर, और गोवा बस इतना ही छोटा सा गोवा है ना, तो गोवा से लेकर ये पूरा ये कर्नाटक यहाँ जहाँ खत्म हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं केनरा तट। और फिर जहाँ पे कर्नाटक खत्म हो रहा है केरल स्टार्ट हो रहा है, ये पूरा केरल का तट क्या कहलाता है? मालाबार तट। ठीक है, मालाबार तट में एक क्वेश्चन हमको याद आया, मालाबार तट के तटों पर अनेक गड्ढे पाए गए हैं जिसमें समुद्र का जल आकर भर जाता हो, तो उसको क्या बोलते हैं? पश्च जल के नाम से जानते हैं। उसी पश्च जल में नौकायन प्रतियोगिता भी होती है। उसी पश्च जल का एक उदाहरण है बिम्बनाद झील। ठीक है, चलिए ठीक है, कोकर तट, केनरा तट, मालाबार तट। ठीक है, अब एक और चीज बताते थे, इसको 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा 2 भागों में बांट दी, उत्तरी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री। पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री बोलते हैं। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1600 किमी। चल नहीं रहा है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1600 किमी इसकी कुल लंबाई है। इसकी चौड़ाई, औसतन चौड़ाई कितनी है? लगभग 50 किमी इसकी मोटाई है, चौड़ाई है। ठीक है, अब इस पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। अब इस पर पूछा जाएगा, पश्चिमी घाट जो सह्याद्री की पहाड़ी बोलते हैं इसकी सबसे ऊंची चोटी। तो देखो, एक पर्वत यहाँ पर है, एक पर्वत यहाँ पर है, एक पर्वत यहाँ पर है और एक पर्वत यहाँ पर, 4 बड़े बड़े पर्वत हमने बनाए हैं। तो यहाँ पर जो पर्वत है वो महाराष्ट्र में है, ये भी पर्वत महाराष्ट्र में है, ये दोनों पर्वत कहाँ पे? कर्नाटक में है। तो कहा जा सकता है कर्नाटक में दोनों है तो केनरा तट पे है, ये दोनों महाराष्ट्र में है तो कोकर तट पे है। ठीक है,
अब देखिएगा, अगर हम इसको हम बीचों बीच से दो भागों में बांट दिए, अभी हम बताएं बीचों बीच से दो भागों में बांट दिए 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश का, तो ऊपर वाले को बोलेंगे उत्तरी सह्याद्री, नीचे वाले बोलेंगे दक्षिणी सह्याद्री। तो उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी, तो देखिए उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी का नाम है कालसूबाई, जो महाराष्ट्र में है, जिसकी ऊंचाई 1664 मीटर है। दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी उत्तरी सह्याद्री की तो है बेटा महाबलेश्वर, जो महाराष्ट्र में है, 1438 मीटर। और महाबलेश्वर को आपको याद होगा, महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है, और महाबलेश्वर से कृष्णा नहीं 5 नदियां निकलती हैं, कृष्णा, कोयना, वेन्ना, गायत्री और सावित्री। ठीक है, अब बात करेंगे दक्षिणी सह्याद्री की, गोवा के नीचे वाला, क्योंकि 16 डिग्री इसको दो भागों में बांटता है। तो दक्षिण में आएंगे तो कर्नाटक में दो बड़ी पहाड़ियां हैं दिन भर बोलते बोलते नीचे दक्षिण में एक है कुंद्रेमुख, जो आपका कर्नाटक में है, जिसकी ऊंचाई 1892 मीटर है। और कुंद्रेमुख जो पहाड़ी है ये लौह अयस्क केंद्र है, लोहा बहुत ज़्यादा इसके अंदर, विशाल चट्टान है। ठीक है, दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी है वो पुष्पगिरी, अभी हम उधर पढ़ाए थे। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी किसकी सबसे ऊंची चोटी है? धारवाड़ के पठार कर्नाटक में। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी के बगल में पुष्पगिरी की पहाड़ी, और पुष्पगिरी की पहाड़ी से क्या निकलती है? कावेरी नदी निकलती है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 17-14 मीटर। तब हम अगर एक तरह से देखते हैं इस पूरे पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी तो कुंद्रेमुख, इस पूरे पश्चिमी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी तो कालसूबाई, इस पूरे पश्चिमी घाट की तीसरी सबसे ऊंची चोटी तो पुष्पगिरी, इस पूरे पश्चिमी घाट की चौथी सबसे ऊंची चोटी महाबलेश्वर। अगर हम बात करते हैं, इसको बीचों बीच से काट देते हैं, यानी सह्याद्री पर्वत को, पश्चिमी घाट को दो भागों में बांटते हैं, तो उत्तरी सह्याद्री, दक्षिण सह्याद्री। तो उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसूबाई, दक्षिण सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कुंद्रेमुख, टोटल पूरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कुंद्रेमुख। तो ये आप इसको तैयार कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा पूर्वी घाट पढ़ते हैं। ये आपका पूर्वी घाट हो गया। देखिए पूर्वी घाट के बारे में बात करते हैं। पूर्वी घाट कहाँ से आता है? तो कन्याकुमारी यहाँ खत्म हुआ है, कन्याकुमारी से लेकर, ध्यान दीजिएगा, कन्याकुमारी से लेकर, और देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये है आपका, यहाँ पे है आपकी महानदी। ये कौन है? महानदी, यही बॉर्डर है, महानदी पर समाप्त होता है, ये महानदी है। ठीक है, यहाँ से आपका आया गोदावरी, ठीक है, ये आया आपका कृष्णा, ठीक है, और ये आपका कन्याकुमारी। तो बोल सकते हैं ऐसे कि कन्याकुमारी से लेकर और कृष्णा डेल्टा के बीच का जो क्षेत्र है, ये कौन सा क्षेत्र है? तमिलनाडु का क्षेत्र है। तो इसको हम बोलते हैं कोरोमंडल तट। कौन सा तट? कोरोमंडल तट। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, महानदी से खत्म होता है, तो महानदी से लेकर ये जो गोदावरी नदी है, इसके बीच के क्षेत्र को बोलते हैं उत्तरी सरकार तट, और गोदावरी और कृष्णा के बीच को क्षेत्र को बोलते हैं गोलकुंडा तट। बहुत अच्छा क्वेश्चन, फिर से समझिएगा। कन्याकुमारी से लेकर और बात करेंगे हम कृष्णा डेल्टा के बीच के क्षेत्र को बोलेंगे कोलमंडल तट, कृष्णा डेल्टा से लेकर गोदावरी डेल्टा के बीच के क्षेत्र को गोलकुंडा तट, और गोदावरी से लेकर महानदी के बीच के क्षेत्र को उत्तरी सरकार तट। नहीं समझ में आया तो उसको ऐसे समझो, तमिलनाडु के क्षेत्र को क्या बोलेंगे? कोरोमंडल तट। अगर हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश के क्षेत्र को क्या बोलेंगे? गोलकुंडा तट या आंध्र तट, और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के क्षेत्र को क्या बोलेंगे? उत्तरी सरकार तट। ठीक है, तो 3 भागों में ये भी बटा हुआ है। अब एकदम नॉर्मल आप पढ़ सकते हैं, गुजरात के गिरी पर्वत या ताप्ती मुहाना दोनों बोल सकते हो। ताप्ती के मुहाने से लेकर गोवा तक को कोका तट बोलते हैं। गोवा से लेकर कर्नाटक जहां समाप्त हो रहा है वहां तक आप बोलेंगे केनरा तट, और फिर केरल स्टार्ट हो रहा है और कन्याकुमारी तक मालाबार तट। इधर कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा डेल्टा जो तमिलनाडु का क्षेत्र है उसको बोलेंगे कोरोमंडल तट। कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा के बीच का क्षेत्र जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है तो उसको आंध्र तट या गोलकुंडा तट, और गोदावरी से लेकर आप महानदी जो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का बाटर है उसको उत्तरी सरकार तट के नाम से जानते हैं। तो ये बेटा आपका पूर्वी क्षेत्र है। पूर्वी क्षेत्र महानदी से लेकर कन्याकुमारी तक, महानदी के मुहाने से कन्याकुमारी तक। पूर्वी घाट की लंबाई 1300 किमी है। चौड़ाई उत्तर चौड़ाई थोड़ा सा डिफरेंस है, उत्तर में 150 किमी मोटा है, दक्षिण में थोड़ा पतला हो गया है, दक्षिण में 75 किमी है। ठीक है, अब देखिएगा ये कहाँ से? कन्याकुमारी से महानदी के तट तक स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी, अब यहाँ पे तो हम बताए 4 चोटियाँ बता दिए सबसे ऊंची, क्योंकि इसको 2 भागों में बांटा गया, उत्तर और दक्षिण में बांटा गया है। इसको भी 2 भागों में नहीं बांटा गया, लेकिन आप बांट भी सकते हैं। देखिएगा इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है विशाखापट्टनम। अब विशाखापट्टनम तो आप कहेंगे शहर है, आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम जो तट पर स्थित है एक बहुत सुंदर शहर है, प्राकृतिक शहर है। वहाँ पर एक विशाखापट्टनम बंदरगाह है जो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, जो डॉल्फिन नोच पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। तो विशाखापट्टनम वहाँ पर पर्वत भी है। तो विशाखापट्टनम जो है ये सबसे ऊँची चोटी है पूर्वी घाट की, जिसकी लंबाई है 1680 किमी। दूसरी जो सबसे ऊँची चोटी है वो
वो महेंद्रगिरी, ये भी महेंद्रगिरी, और वहाँ पर हम मेलागिरी की नहीं, कौन सी सीढ़ी, नागरकोइल की पहाड़ी जो पढ़ाते हैं उसके नीचे भी महेंद्रगिरी पड़ता है। ठीक है, ये महेंद्रगिरी की पहाड़ी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट पर पड़ता है, और ये महेंद्रगिरी की ऊंचाई है 1501 मीटर, जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और महेंद्रगिरी की पहाड़ी आपको याद होगा, जब हम तुम लोग को वैदिक सभ्यता पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे, इसमें क्या कहता है, बाली और सुग्रीव दो भाई थे, बाली को श्राप मिला था, इसीलिए मेलागिरी पर सुग्रीव रहता था, बाली नहीं जा सकता था। ठीक है, तो मेलागिरी करें महेंद्रगिरी की पहाड़ी, बार बार मेलागिरी आ रहा है, तो मेलागिरी चंदन के वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है, जो पेन्नार और कावरी के बीच में स्थित है, भूलना मत। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कावेरी से लेकर महानदी के बीच का क्षेत्र पूर्वी घाट कहलाता है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी विशाखापट्टनम 1680 मीटर जो आंध्र प्रदेश में, दूसरी सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी की पहाड़ी जो 1501 मीटर है, जो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है। एक तरह से कह सकते हैं, अगर पूर्वी घाट को दो भागों में बांटते हैं तो दक्षिण और उत्तर ऐसे बोल सकते हैं, तो दक्षिण और उत्तर बोल सकते हैं, तो दक्षिण वाला जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी विशाखापट्टनम, उत्तर वाला है तो महेंद्रगिरी। लगभग आज आप लोग का कंप्लीट ही कर दिया है। अब इसके पहले हमने नदी पढ़ाया, वो कंप्लीट कर लीजिए, उसके पहले हिमालय पर्वत पढ़ाए, तो पर्वत, नदी, और आज मैंने पठार और ये सब कुछ नक्शा कंप्लीट कर दिया। झील पढ़ाया हूँ एक, उसको अगर देख लो तो भौतिक स्वरूप आपका, दर्रा भी पढ़ा चुका हूँ, तो आपका भौतिक स्वरूप कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, एक चीज़ और, जितना हो सकता है कोशिश करता हूं कि अपलोड कर दूं, आप लोग भी पढ़ लीजिए। एक चीज़ और, गारो खासी जयंतिया, ये 3 पहाड़ी बड़ा फेमस है। अब अगला एक टॉपिक अगले हफ्ते में पढ़ाएंगे मानसून, तो उसका भी वीडियो अपलोड करेंगे तो तुम लोग समझाएंगे। तो गारो खासी जयंतिया जो है मेघालय में पड़ता है, और ये जनजाति भी है और पहाड़ी का नाम भी है, इसीलिए मेघालय में परमानेंट वर्षा होता है। और मेघालय में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी पहले था, अब वर्तमान में मासिंडा में 11,022 मिमी वर्षा होती है। खुश रहिए, अच्छे से रहिए।